हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 6 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम करंट अफेयर क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, सबसे पहले इसे किसे दिया गया था, मरणोपरांत किसे मिला था, तो इन सभी प्रश्नों पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी क्लास, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो भारत रत्न को पूरा कंप्लीट करेंगे। 2024 तक कितने व्यक्तियों को मिल चुका है, इन सभी बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 10 नवंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, 6 नवंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए, आप सभी को हमारी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले हम पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। अगर बात करते हैं कि भारत रत्न अगर पूछे कितने से क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, या कोई असाधारण उत्तम कोटि का कार्य किया जाए तो उसके लिए जो है भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, तो 1954 में होता है। भारत रत्न का अगर पूछे आकार कैसा होता है, तो यह कांच से निर्मित पीपल के पत्ते के आकार का होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि भारत रत्न जो है, इसमें जो पीछे की साइड में सूर्य की आकृति होती है और इसमें नीचे जो है चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। ठीक है, चांदी से भारत रत्न लिखा होता है और इसके पिछले साइड में यानी कि पीछे वाले हिस्से में सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत रत्न जो है ये विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया जाता है। सबसे पहले अगर पूछे किस विदेशी नागरिक को दिया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न और भी जो पुरस्कार थे उनको जो है 1977 में जो है बंद कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनती है 1980 में, फिर इसे जो है पुनः शुरू कर दिया जाता है। तो 1980 में जब पहली बार इसे शुरू किया गया था, बंद करने के बाद जब दोबारा शुरू किया गया था, तो सर्वप्रथम अगर पूछे किसे दिया गया था, तो मदर टेरेसा को दिया गया था। और वहीं अगर बात करते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न जो है मरणोपरांत किसे दिया गया था, तो 1966 में दिया गया था। किसे दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एक अपवाद है, इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था 1992 में, लेकिन इनकी मृत्यु जो है विवादित होने के कारण इनसे जो है भारत रत्न वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो यह एकमात्र उदाहरण है कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया गया 1992 में, फिर उनसे जो है उनकी मृत्यु विवादित हो जाने के कारण उनसे जो है वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी हमारी हो जाती है। अगर आप सभी वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे तो आप सभी अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे भारत रत्न की शुरुआत कब होती है। तो भारत रत्न की शुरुआत की जाती है 1954 में। उस टाइम पे 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन जी को ये जो है पहली बार दिया गया था, और पहली बार जब शुरुआत होती है, और इन्हीं के साथ साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को दिया जाता है। वेंकट रमन जी को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती गोपालाचारी जी को समाज सेवा के लिए दिया गया था पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था 1954 में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया है 1955 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, और बाकी विश्वेश्वरैया जी को और भगवान दास जी को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को दिया गया था 1961 में। 1962 में समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था समाज सेवा के क्षेत्र में मरणोपरांत। तो पहली बार मरणोपरांत अगर पूछे भारत रत्न किसे दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था, 1966 में दिया गया था। 1971 में समाज सेवा के क्षेत्र में इंदिरा गांधी जी को दिया गया था, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। 1980 में समाज सेवा के क्षेत्र में मदर टेरेसा जी को दिया गया था, जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1977 में सभी पुरस्कारों को जो है बंद कर दिया गया था। फिर जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो 1980 में भारत रत्न को शुरू किया जाता है, और पहली बार जो है उस टाइम पे किसे दिया गया था, तो मदर टेरेसा जी को दिया गया था। 1987 में किसे दिया गया था, तो प्रथम अगर बात करें विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न प्राप्त है, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया गया था 1987 में। भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया था, मरणोपरांत मिला था 1990 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया था। ठीक है,
डॉक्टर अंबेडकर जी को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1990 में ही समाज सेवा के लिए ये दूसरे जो है विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर नेल्सन मंडेला जी, और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। 1991 में मरणोपरांत दिया गया था राजीव गांधी जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। 1992 में समाज सेवा के लिए मरणोपरांत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को दिया गया था और ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। 1992 में उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में JRD टाटा जी को दिया गया था। और कला के क्षेत्र में अगर पूछे कि पहली बार कला के क्षेत्र में भारत रत्न किसे दिया गया था, तो सत्यजीत रे को दिया गया था। तो पुरुष के क्षेत्र में अगर पूछे कि कला के लिए पहली बार जो है भारत रत्न किसे दिया गया था, तो सत्यजीत रे को दिया गया था 1992 में। फिर इसके बाद APJ अब्दुल कलाम जी को दिया गया था, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें जो है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 1997 में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पुरुष में पहली बार भारत रत्न कला के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो सत्यजीत रे जी को दिया गया था। जबकि महिला में अगर पूछे कि पहली बार जो है महिला को कला के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो 1998 में। नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी जी। 1998 में किसे MS सुब्बुलक्ष्मी जी को दिया गया था। 1999 में समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी को। अमर्त्य सेन को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में, पंडित रविशंकर जी को कला के क्षेत्र में, और 2001 में कला के क्षेत्र में दिया गया था लता मंगेशकर जी को। नेक्स्ट हमारा है 2014 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चिंतामणि नगेश रामचंद्र राव यानी CN राव जी को दिया गया था। और सचिन तेंदुलकर को अगर बात करते हैं तो खेल के क्षेत्र में पहली बार अगर भारत रत्न पूछे किसे दिया गया था, तो सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया था 2014 में। 2015 की बात करते हैं मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है 2019 में कला के क्षेत्र में भूपेन कुमार हजारिका जी को दिया गया था मरणोपरांत, और प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था समाज सेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है 2024 में 5 लोगों को दिया गया था, जिनमें से 3 मरणोपरांत दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, PV नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह को। तो इन 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला था, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को। और इन चारों को जो है किसके लिए दिया गया था, समाज सेवा के लिए दिया गया था। और 5वें व्यक्ति हैं MS स्वामीनाथन, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। इन्हें जो है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं 2024 तक अब तक जिन महान विभूतियों को भारत रत्न, वैसे महान तो सभी थे लेकिन जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है उनका मैंने नाम लिख के आप सभी को बता दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे 6 नवंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो हरियाणा में हुआ है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो विनबैक्स अभ्यास अगर पूछे किसके बीच होता है, तो भारत और वियतनाम के बीच में होने वाला अभ्यास है। कैसा अभ्यास है, तो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी 2 सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। कौन कौन सी, एक तो सेना और दूसरा वायुसेना का यह अभ्यास है। अब की बार जो है 5वां संस्करण हरियाणा के अंबाला में आयोजित किया गया है। विनबैक्स अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और वियतनाम के बीच। वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई, यहाँ की मुद्रा का नाम है डोंग। वियतनाम को अगर पूछे फ्रांस से आज़ादी कब मिली थी, तो 1945 में वियतनाम आज़ाद हो गया था, किससे, फ्रांस से। वहीं बात करते हैं जैसे हमारे भारत में प्रमुख नदी है गंगा, वैसे वियतनाम की प्रमुख नदी है रेड नदी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है, कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास देख लेते हैं किसके बीच में होता है। जैसे नसीम अल बहर अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और ओमान के बीच में। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास UAE और भारत के बीच में। गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है, तो यह इंडोनेशिया के और भारत के बीच होता है। अयुत्या अभ्यास थाईलैंड और भारत के बीच में होता है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार अभ्यास, तर्कस अभ्यास, कॉप इंडिया अभ्यास, ये तीनों अभ्यास भारत और USA के बीच में होता है। अल नगहा अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और ओमान के बीच में। नेक्स्ट हमारा है एक्वेरियन अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और मालदीव के बीच में। सिम्बेक्स अभ्यास किसके बीच होता है, तो सिंगापुर और भारत के बीच में होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार TB रोगियों के मामले में शीर्ष देश कौन सा है, तो TB रोग सबसे ज़्यादा किस देश में पाए जाते हैं, भारत में, WHO की रिपोर्ट के अनुसार। अगर इसकी व्याख्या देखें तो वर्ल्ड TB रिपोर्ट 2024 यह अभी जारी किया गया है किसके द्वारा,
तो वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट जारी किया गया है WHO के द्वारा। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1998 को इसकी स्थापना होती है। WHO का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है 2024 की, इसमें 30 देशों में बताया गया है कि पूरे विश्व के 30 देशों में ही 87% जो है केस पाए जाते हैं किसके? टीबी के थे। ठीक है, तो पूरे विश्व का 87% टीबी सिर्फ 30 देशों में पाया जाता है। और इन 3 देशों में सबसे ज़्यादा अगर पूछे किस देश में टीबी पाया जाता है, तो पहले नंबर पर अपना भारत है। यहाँ पे जो है पूरे विश्व का 26% टीबी पाया जाता है। जनसंख्या में देखें तो 26 लाख लोगों को यहाँ पे टीबी है, जिनमें से अगर बात करते हैं 89% केस को जो है सॉल्व कर लिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा टीबी के केस भारत में है 26% है, या फिर कहें तो 26 लाख है पूरे विश्व का। लेकिन इनमें 26 लाख का 100% अगर देखा जाए तो उसमें 89% केस को जो है समाप्त कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पर अगर पूछे सबसे ज़्यादा टीबी के केस कहाँ देखे गए हैं, तो इंडोनेशिया में पूरे विश्व का 10% है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीबी अगर पूछे किससे होता है, तो जीवाणु जनित रोग है। अगर पूछे बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम रोग। इससे जो है क्या होता है? टीबी रोग होता है। टीबी का जो वैक्सीन है इसे कहते हैं BCG, यानी बैसिलस कोलमेट गुरिन, इसको कहते हैं। और टीबी अगर पूछे विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। भारत सरकार के द्वारा जो है टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जो है भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि अभी जो है WHO के द्वारा भारत जो है ट्रेकोमा मुफ्त जो है घोषित किया गया है। ट्रेकोमा फ्री अगर पूछे कौन सा देश अभी हाल ही में घोषित किया गया है, तो अपना भारत घोषित किया गया है। 2014 में भारत जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, भारत सरकार के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2027 तक। वहीं पूछे कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का पूरे विश्व का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो पूरे विश्व का लक्ष्य है 2040 तक जीरो कार्बन इमिशन का। लेकिन भारत का कब तक है, तो 2070 तक है। SDG नंबर अगर पूछे कुल कितने हैं, तो कुल जो है 17 गोल हैं, जिसको कंप्लीट करना है 2015 से लेकर 2030 के बीच में, यानी 15 साल में 17 गोल कंप्लीट करना है, ये आपको याद रखना है। SDG अगर नंबर 1 पे पूछे कौन सा गोल है, तो इसमें नंबर 1 पर है भूखमरी, यानी कि पॉवर्टी इसमें पहले नंबर पर है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा प्रश्न, हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट को किसने प्रक्षेपित किया है? तो लकड़ी से बना लिग्नोसेट उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है, तो यह जापान ने किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो लिग्नोसेट क्या है, लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह है। और किस प्रकार की लकड़ी से बना है, तो होनाकी लकड़ी से बना है, यानी कि अंतरिक्ष में यह का मतलब यहाँ पे रहने योग्य बहुत ही अच्छी लकड़ी है, और इसी का नाम है होनाकी लकड़ी। तो इसी होनाकी लकड़ी से विश्व का पहला उपग्रह बनाया गया है, जिसका नाम है लिग्नोसेट। और इसको लॉन्च कौन करा है, तो इसको लॉन्च किया गया है जापान सरकार के द्वारा। और पूछे किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो SpaceX कंपनी ने लॉन्च किया है। और यह कंपनी अगर पूछे किसका है, तो एलन, A फॉर एलन, M फॉर मस्क, तो एलन मस्क का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि लिग्नोसेट को पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा, तो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में इसे स्थापित किया जाएगा, और यह मौसम के बारे में अध्ययन करने वाला है। तो लिग्नोसेट लकड़ी से बना पहला उपग्रह है, जापान इसको लॉन्च करने वाला है, याद रखेंगे। जापान के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट बात करते हैं जापान की जो संसद है, इसका नाम है डाइट। जापान की मुद्रा येन है। और जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं। कितने, तो 4 प्रमुख द्वीप हैं, जिसमें सबसे पहले नॉर्थ से अगर साउथ की बात करें, नॉर्थ से साउथ की बात करें तो इसका क्रम हो जाएगा। तो नॉर्थ में सबसे हो जाएगा होन्शु, फिर हो जाएगा होकाइडो, शिकोकू, क्यूशो। ये 4 द्वीप होते हैं जो कि नॉर्थ से साउथ होते हैं। इसमें सबसे बड़ा अगर पूछे कौन सा द्वीप है, तो सबसे बड़ा होकाइडो द्वीप है। इसी होकाइडो द्वीप पर जापान की जो राजधानी है टोक्यो स्थित है। ठीक है, तो जापान की राजधानी अगर पूछे टोक्यो किस पर स्थित है, तो होकाइडो द्वीप पर स्थित है। और सबसे छोटा अगर पूछे कौन सा द्वीप है, तो सबसे छोटा द्वीप है शिकोको। ठीक है, तो सबसे छोटा शिकोको है, सबसे बड़ा होन्शु है, होकाइडो है। ठीक है, अगर पूछे जापान का उपनाम क्या है, तो सुकुमारों का देश या उगते हुए सूर्य का देश भी जापान को कहते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में UNEP के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली भारत की पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो UNEP की
एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केयर्न इंडिया है। इसकी पूरी व्याख्या देखें तो UNEP इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होता है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। इसने एक प्रोग्राम शुरू करके रखा है जिसका नाम है ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 इसका नाम है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसे जो है शुरू किया गया है मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो यह प्रोग्राम क्यों बनाया गया है? मीथेन के उत्सर्जन को पूरे विश्व में कम करना, यह इसका लक्ष्य है। बात करते हैं कि भारत की अब इसमें शामिल होने वाली इस प्रोग्राम में भारत की पहली कंपनी है जो शामिल हुई है, इसका नाम है तेल और गैस कंपनी के मतलब तेल और गैस कंपनी है जिसका नाम है केयर्न इंडिया। ठीक है, केयर्न इंडिया किस प्रकार की कंपनी है? तो तेल और गैस वाली कंपनी है और यह भारत की पहली कंपनी है जो UNEP के प्रोग्राम में शामिल हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं शामिल होने का क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि 2030 तक पूरे विश्व में 30% मीथेन उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, तो पूरे विश्व में 30% मीथेन जो है उत्सर्जन कम करना है ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे। इसके लिए जो है 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत की तरफ से केयर्न इंडिया कंपनी इसमें शामिल हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की नवीनतम कंपनी कौन है जो महारत्न बन गई है? तो HAL है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। और ये किस नंबर की महारत्न कंपनी बनी है? तो 14वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो 2024 में अगर पूछे किसे देने की घोषणा की गई है तो मिथुन चक्रवर्ती जी को देने की घोषणा की गई है। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है? इसकी एक कहानी है, इसमें आप सभी को बता देते हैं। एक औरत थी, उसका एक हस्बैंड था। इस औरत का अफेयर जो है किसके साथ? किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इसका अफेयर था। इसके व्यक्ति ने इस हस्बैंड ने क्या किया? अपनी बीवी के फ़ोन को जो है इसकी रिकॉर्डिंग को जो है ये टैप कर लिया और रिकॉर्डिंग को जो है ये ले जाके कोर्ट में पेश किया और इसने बोला कि हमारी पत्नी है, उसका कैरेक्टर लेस है और मैं इससे जो है तलाक लेना चाहता हूँ क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति से बात करती है। तो इसमें जो है जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तुमने जो अपनी पत्नी का कॉल रिकॉर्ड किया है उसके लिए जो है तुमने किसका उल्लंघन किया है? तो निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है। ठीक है, यानी कि तुम अपनी पत्नी का जो है कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ये आरोप लगाया और इसके बाद दोनों को डांट के भगा दिया है। अगर तुमको तलाक ही लेना है, कोर्ट ने कहा है, तो तुम जो है सबूत ले आओ या फिर जो है वैसे ही आ जाओ कि मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, लेकिन उसके निजता का उल्लंघन करके तुम्हें जो है तलाक नहीं मिल सकता है क्योंकि तुम खुद इसके लिए दोषी हो, क्योंकि तुम अपनी पत्नी का कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके लिए भी उसके पास क्या है? निजता का अधिकार है। तो इस प्रकार का वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है? तो मद्रास हाई कोर्ट ने शामिल किया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया मद्रास हाई कोर्ट ने गोपनीयता के अधिकार को जो है किसमें शामिल कर दिया है? निजता के अधिकार में शामिल कर दिया है और इसमें आरोप लगाया है, इसमें जो है कोर्ट ने कहा है कि जो विवाह है या विश्वास का प्रतीक है, तुम इसमें जासूसी नहीं कर सकते हो। और इसी के तहत मैंने कल भी एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि एक पत्नी ने क्या किया था, मतलब अपने ससुर के साथ अफेयर हो जाने के कारण उसमें भी निजता की बात आई थी। तो इसलिए जो है राइट टू प्राइवेसी जो है इसको मौलिक अधिकार बनाया गया है और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 21 के तहत बनाया गया है। अगर बात करते हैं कि राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बनाया गया था, ये बात किस केस में कही गई है? तो पुट्टास्वामी केस में कही गई है। अभी जो है पुट्टास्वामी जी का क्या हुआ है? निधन हो गया है, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार से ये संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आप सभी को याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 6ठा प्रश्न हमारा, हाल ही में वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो 2025 के ऑस्कर के लिए एक शॉर्ट फिल्म के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो मूवी को इसमें शामिल किया गया है। यह मूवी अगर पूछे किस भाषा का है तो कन्नड़ भाषा का है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू, यह एक शॉर्ट फिल्म है और किस भाषा की फिल्म है? तो यह कन्नड़ भाषा की फिल्म है। और अगर बात करते हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सीने सिलेक्शन अवार्ड की तरफ से किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म को इसमें शॉर्ट फिल्म को इसमें शामिल किया गया है।
अब की बार जो ऑस्कर अवार्ड होना है 2025 में 97 क्रम का होना है, जिसमें हमारी तरफ से 60 फिल्म को नामित किया गया है, जिसका नाम है सनफ्लावर। ठीक है, और इस सनफ्लावर के अगर पूछे निर्देशक कौन है तो चिदानंद नायक जी इसके डायरेक्टर हैं। ये 60 फिल्म याद रखेंगे। अगर वही बात करते हैं कि 2025 के ऑस्कर में अगर भारत की तरफ से किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है तो फिल्म का नाम है लापता लेडीज। तो ये पूरी जो है 60 फिल्म नहीं है, ये लॉन्ग फिल्म है, तो ये भी याद रखेंगे। और 60 फिल्म याद रख लेंगे। कौन सी फिल्म है तो सनफ्लावर है। ऑस्कर 2024 के बारे में पढ़ लेते हैं। और ये किस क्रम का था तो ये 96 क्रम का था, 96 नंबर का था, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें पूछे कि जो 2024 का ऑस्कर था इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया था। और इस ओपेनहाइमर फिल्म के अगर पूछे डायरेक्टर कौन थे तो क्रिस्टोफर नॉलन थे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था तो किलियन मर्फी को मिला था, ओपेनहाइमर मूवी के लिए मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था तो एमा स्टोन को दिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, छठ के बारे में देखते हैं सारी जानकारी। हाल ही में छठ पूजा त्यौहार कहाँ प्रारंभ हुआ है तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। वैसे हमारे पूरे भारत का है, लेकिन सबसे अच्छी तरह से या फिर कह सकते हैं जहाँ सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। हर किसी राज्य में कोई ना कोई फेस्टिवल अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो छठ पूजा सबसे बेहतरीन कहाँ से मनाया जाता है तो बिहार में मनाया जाता है। इसमें जो है अगर बात करते हैं कि छठ पूजा जो है 4 दिन का यह फेस्टिवल होता है, जो कि 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में 4 दिन तक यह फेस्टिवल चलने वाला है। कहाँ पर? बिहार में। अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत कब होती है तो कार्तिक मास के शुक्ल चतुर्थी के दिन यह शुरू हो गया है, जिसमें पहला दिन यानी 5 नवंबर का दिन जो है इसमें किस नाम से जाना जाता है तो नहाए खाए फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। पंचमी के दिन यानी आज के 6 नवंबर के दिन का जो फेस्टिवल है ये किस नाम से जाना जाएगा तो ये खरना नाम से जाना जाता है। और षष्ठी यानी 7 नवंबर का दिन इसमें छठ पूजा होता है। और जो सप्तमी होता है यानी 8 नवंबर का होता है इसमें उषा अर्घ्य होता है, यानी कि सुबह के समय सूर्य जी को जल अर्पित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और वहीं अगर बात करते हैं कि इस फेस्टिवल में सबसे महत्वपूर्ण 2 ही चीज़ होता है, एक तो सूर्य जी का इसमें जो है सुबह सुबह यानी कि डूबते सूर्य और उगते हुए सूर्य को इसमें जल अर्पित किया जाता है। और ठंडे पानी यानी कि नदी में खड़े होकर सूर्य भगवान को जल दिया जाता है यानी पूजा किया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से पेश करते हैं। ठीक है, तो दिवाली से बेहतरीन मनाया जाता है। अगर आप सभी वहाँ से हों तो आप सभी जरूर छठ पूजा को देखें। और इसमें महिलाओं के प्रति जो है अपने पुरुषों को भी इसमें जो है क्या सादर वो दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप अच्छी तरह से अगर जो भी इसमें मेरी क्लास को जो भी सुहागन देखती है तो उसको जो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नागालैंड का 17वां जिला अभी कौन बना है तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागालैंड में अब 17 जिले हो गए हैं, जो कि 17वां जिला बना है मेलूरी जिला। कौन सी तो मेलूरी जिला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है तो केंद्रीय भाषा यानी कि हिंदी के विकास के लिए केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ पर हुई है तो नई दिल्ली में हुई है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ पर हो रही है तो यह नई दिल्ली में हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है तो अमित शाह जी कर रहे हैं, जो कि गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इसके लिए गृह मंत्री जी ने 2 कार्य शुरू किए हैं। कितने तो 2 कार्य शुरू किए हैं, ये आपको याद रखना है। पहला है भारतीय भाषा अनुभाग विभाग बनाया गया है और दूसरा है हिंदी शब्द सिंधु शब्द कोश का मतलब निर्माण भी किया गया है। तो हिंदी शब्द सिंधु शब्द कोश बनाया गया है, ये पहला हो जाता है और ये दूसरा हो जाएगा। अगर वही पूछे कि केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष जो है इसके प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं, लेकिन अध्यक्षता अगर पूछे किसने करी है तो अमित शाह जी ने करी है। राजभाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। वैसे कोई भी हमारे देश में राजभाषा नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि राजभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है तो भाग 17 में किया गया है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में किया गया है। और वहीं 8वीं अनुसूची में अगर बात करते हैं कि हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हो गई हैं तो कुल 22 भाषा हो गई है। भाषाओं के विकास के लिए किस आयोग का गठन किया गया था तो बीजी खेर आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत
हो गई है। तो इसकी मौत का संबंध किससे है? तो यह कोदो बाजरा खाने से जो है 10 जंगली हाथियों की मौत जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हो गया है, जो कि यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी पूरी व्याख्या देखें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है और इसी टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की जो है मौत हो गई है कोदो बाजरा खाने से। ऐसा बताया जा रहा है कि इस कोदो बाजरा में जो है माइक्रोटॉक्सिन नामक कुछ जहरीले पदार्थ पाए गए थे और इसी से खाद्य विषाक्तता हो जाने के कारण जो है 10 जंगली हाथियों की मौत हो गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि बाजरा जो है कि बाजरे की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो सबसे पहले बाजरे की उत्पत्ति की हुई थी हमारे भारत में। बाजरा अगर पूछे किस प्रकार का पौधा है, तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है? तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसमें जो है इसके मध्य से कौन सी रेखा जाती है? तो विषुवत रेखा जाती है। इसके 23.5 अंश ऊपर जो है कर्क रेखा है और 23.5 अंश से नीचे जो है मकर रेखा है। ठीक है, तो इसके जो बीच के क्षेत्र होते हैं इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में भी जो है कौन सा पौधा उगाया जाता है? तो बाजरे की खेती करी जाती है और इससे ऊपर जो है 66.5 अंश के बीच में और नीचे भी 66.5 अंश के बीच में भी जो ये वाला क्षेत्र होता है इसे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाजरे की खेती करी जाती है। अगर बात करते हैं गिलुटिन मुक्त होता है, तो अगर पूछे गिलुटिन मुक्त होता है बाजरा, मोटा अनाज है और खरीफ की फसल है। तो बाजरा जो है कैसी फसल है? मोटा अनाज है और यह खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट है आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में 18 फीट की दुनिया की सबसे बड़े मगरमच्छ जिसका नाम है कैसियस की मौत हुई है। इसकी मौत कहाँ पर हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसकी व्याख्या देखें तो कैसियस क्या है? तो यह 18 फीट बड़ा मगरमच्छ है। इसकी मौत अभी कहाँ हो गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो गया है। इसका वजन जो है 1 टन का था और इसका उम्र जो है बताया जा रहा है कि लगभग 110 साल का यह मगरमच्छ था जिसका नाम है कैसियस। वो कहाँ पर इसकी मौत हुई है? तो क्वींसलैंड प्रांत के पास जो है इसकी मृत्यु हो गई है। आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया का कुछ मैप जो है इस तरह से कुछ इसका मैप है। तो ऑस्ट्रेलिया को कितने भागों में बांटा गया? तो ऑस्ट्रेलिया को 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो जो ये वाला प्रांत पड़ता है इसे ही बोलते हैं क्वींसलैंड प्रांत और इसी के सहारे जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, तो क्वींसलैंड के सहारे है और प्रवाल जो ग्रेट प्रवाल भित्ति है तो ये जो है क्वींसलैंड के पूर्व में है, उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कि मूंगा से बनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ है कैसियस जिसकी मृत्यु क्वींसलैंड प्रांत के पास हो गया है और इसकी उम्र जो है 110 साल बताया जा रहा है। तो बच्चों आप सभी को ये पूरा याद हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सबसे बड़ा सांप जिसका नाम है यूनेक्टस अकाइमा, इसकी खोज कहाँ पे हुई थी? तो अमेजन वर्षा वन में हुआ था। तो बच्चों जितना सर ने पढ़ाया था मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैंने ये भारत रत्न से संबंधित अपनी तरफ से ऐड कर रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप सभी हमारे इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, जहां से आप सभी इसका PDF जो है खुद से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो आप सभी की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा आज वीडियो लेट आया क्योंकि मैं थोड़ा सा खेत में काम करने चला गया था, तो इसकी वजह से क्षमा चाहेंगे। कल फिर मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।